हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स आर दोज फोर नंबर्स विच आर यूज्ड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं विद लेटर एल, जिसको किसने बताया था? नील बोर ने। नाउ इट डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल। शेल की साइज और एनर्जी बताता है। इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई शेल नंबर तो है नहीं जिसकी वैल्यू 0 या नेगेटिव से होती है, तो शेल का नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होगा एंड इट कैन गो ऑन टू इन्फिनिटी। इसको हम लेटर से भी डिनोट करते हैं, K फॉर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल के लिए L, थर्ड शेल के लिए M, फोर्थ शेल के लिए N एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपके पास यहां पे एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बढ़ रहा है, राइट? सो ये रेडियस देखो, ये रेडियस और ये रेडियस देखो, तो सेकेंड वाला रेडियस बड़ा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, देयरफॉर R1 इज लेस देन R2 लेस देन R3 एंड सो ऑन। उसी तरह से एनर्जी ऑफ द शेल, एनर्जी ऑफ द शेल भी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आप देखो E2 माइनस E1, जो डिफरेंस है डेल्टा E बिटवीन सेकेंड एंड द फर्स्ट शेल, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द थर्ड एंड द सेकेंड शेल। देखो E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2। क्यों? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, राइट? सो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इसीलिए यहां पर हम बोलेंगे E2 माइनस E1 इज द greatest energy difference we can find as compared to the rest of them. Next, maximum electron in a shell. Maximum electron in a shell का formula है 2n square, where n is the shell number. तो जिस तरह से अगर हम पुट कर सकते हैं n is equal to 1, तो हमें क्या मिलेगा? 2 1 square is equal to 2। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं? 2। एक रहेगा तो भी नो प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम 2 ही आएगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा। सो इफ n इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स और 4 हो गया तो 32, जो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है कि फर्स्ट में 2 8 18 32। फाइन। नेक्स्ट आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर मुझे जानना है फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, दैट विल बी h बाय 2 पाई। सेकेंड का कितना होगा? h बाय पाई। थर्ड का कितना होगा? 3h by 2 pi, right? And so on. Number of orbitals यानी कि SPDF की बात करें। किसकी बात करें? SPDF। फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सेकेंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, उसका फॉर्मूला दिया जाता है n स्क्वायर से। ठीक है, तो 1 स्क्वायर करो आप, बिकॉज फर्स्ट शेल में पता करना है, तो इज इक्वल टू आंसर कितना है? 1। दैट मीन्स फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, दैट इज s। सेकेंड में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 ऑर्बिटल्स होते हैं।
एक s का और 3 p का। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 स्क्वायर करो 9। दैट मीन्स फॉर 1 शेल ऑफ s 3 शेल ऑफ p and 5 shells of, I'm sorry, for 1 orbital of s 3 orbital of p and 5 orbital of d। सिमिलरली फोर्थ शेल में क्या क्या आएंगे? s p d f, ये चारों आएंगे। सो ऐड करो 1 + 3 + 5 + 7 16 आ गया, राइट। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी शेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड क्वांटम नंबर, जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लेटर एल से डिनोट करते हैं, जिसकी डिस्कवरी दी थी सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड ने इसकी थियरी दी थी, और इसका दूसरे बाकी जो भी नाम है ये है, एक एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसे, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है इसे। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एन पे, और जो रेंज करती है 0 to n-1। ठीक है, अब ये आपको क्या बताता है ये क्वांटम नंबर? इट एक्सप्लेन्स द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एंगुलर मोमेंटम भी बताएगा आपको। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नेम ऑफ द सबशेल, प्रोवाइड्स द नेम ऑफ द सबशेल, मतलब एस है, पी है, डी है या एफ है, ये आप एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से बता सकते हो। द इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विथ, तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो बताना किसका काम है? एजीमुथल क्वांटम नंबर का। तो अगर आपके पास L = 0, ये कब आएगा L = 0? When n = 1, तो L = 0 हो जाएगा, n-1। n = 2 हो गया तो n-2, n-1, दैट इज L = 1। n = 3 होगा तो कितना होगा? 3-1 2। n = 4 होगा तो L = 3। n = 5 होगा तो L = 4। दैट मीन्स इफ आई हैव L = 0, दैट मीन्स कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं? S 1, देन P 2, फिर D 3 आया तो F होगा, 4 आया तो G होगा। ठीक है ना। S का मीनिंग क्या होता है? S मीन्स शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड, F मीन्स फंडामेंटल और G मीन्स जनरलाइज, जिसको हम SPDFG के वजह से लिखते हैं, सिंपली लेटर्स के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी सीक्वेंस। एनर्जी सीक्वेंस में बात करें तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी ही एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। तो यहां पे हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए F की एनर्जी ज्यादा होगी। हम यहां पर G भी लिख सकते हैं, G भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट इज वाई S की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू P, देन D, देन F। और अगर सिर्फ ऑर्बिटल्स की बात करें, अगर फर्स्ट 1s की बात करें और 2s की बात करें, इन दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2s की होगी। क्यों? अभी अभी हमने पढ़ा n की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, राइट। तो दोनों में से n की वैल्यू किसके पास ज्यादा है? 2s के पास। सिमिलरली यहां पर 3p विल हैव ग्रेटर एनर्जी देन 2p, राइट, क्योंकि 3 इज अ ग्रेटर वैल्यू देन 2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ L टाइम्स L + 1 h/2π। जो h/2π है वो आपका स्क्वायर रूट के बाहर है, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट भी बताता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है रूट ऑफ L टाइम्स L + 1 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला है EH/4πmc, where E is the charge on the electron, H is the Planck's constant, m is the mass of the electron and c is the velocity of the light, is equal to ये वैल्यू आ जाती है इसकी 9.732 टाइम्स 10⁻14 जूल। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। हमने शेल के बारे में बात करी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का फॉर्मूला क्या होता है? 2n², राइट।
जिसके वजह से पता चला 2, 8, 18, 32। अब पता करना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, यानी कि S में कितने होते हैं, P में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, D में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं और F में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम बता सकते हैं 2 × 2l+1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मान लो अगर आपका L = 0 है, जो किसके लिए होता है, S ऑर्बिटल के लिए होता है, करेक्ट। तो टाइम्स करो 2 × 2 × 0 + 1 = कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब S ऑर्बिटल में सिर्फ कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली L = 1 हो गया तो कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके लिए होता है, P के लिए। 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए होता है, D के लिए। 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, F में। 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, G में। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली। अब मुझे पता करना है कि फर्स्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल आएगा, S, P, D या F। सेकेंड में कितने आएंगे, थर्ड में कौन कौन सा आ सकता है, फोर्थ में कौन सा आ सकता है। उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट शेल में कौन आ सकता है। सो अगर हमारे पास है फर्स्ट शेल, तो फॉर्मूले में पुट करिए, L की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो फॉर्मूले में पुट करिए 2 × 0 + 1 = कितना, 1। दैट मीन सिर्फ एक ही शेल आता है, सॉरी एक ही ऑर्बिटल आता है, जो कि है S। सेकेंड शेल में L की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि है P। सो 2 × 1 + 1 = कितना आ गया, 3। दैट मीन्स 3 P ऑर्बिटल आ सकते हैं, जो कि है Px, Py और Pz। ठीक है, इफ n = 3 देन L = what, 2, जो कि है D के लिए। तो D के कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 5, जो है dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। अब मुझे पता है ऑलरेडी कि S में एक ऑर्बिटल आता है, S ऑर्बिटल मीन्स सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। P मीन्स कितने ऑर्बिटल हैं, 3, राइट। D मीन्स कितने हैं ऐसे, 5, 1, 2, 3, 4, 5। बट वी नो कहां से ये सब, दिस इज हाउ वी केम टू नो, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, 2l+1। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं विथ लेटर M, जो कि बताया था किसने, लिंडे ने। इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, स्पेस में थ्री डायमेंशनल वे में अगर हम देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बताएगा, हम उसको यूज करेंगे, हम उसको बताएंगे यूजिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है L पे, विच कैन रेंज फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0 वैल्यू भी आएगी। ठीक है, अब -Q +Q वो मैं आपको बताऊंगा। इफ L = 0 देन M इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट मीन्स सिर्फ कितनी वैल्यू आई M की, एक ही वैल्यू आए। दैट मीन्स स्पेरिकल, मतलब कौन सा, सिर्फ S ऑर्बिटल पॉसिबल है। इफ L = 1 देन M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, 0 एंड +1। कितनी वैल्यूज आई टोटल, 3 वैल्यूज। दैट मीन्स कितना ओरिएंटेशन होगा, 3 ओरिएंटेशन, इसलिए Px, Py, Pz। तो Px की वैल्यू हो सकती है +or -1, Py की हो सकती है +or -1 और Pz की वैल्यू होती है 0, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज आप याद कर लो ना। L = 2 तो M की वैल्यू होगी -2 से लेके +2, जो कि कितनी वैल्यूज है टोटल, 5 वैल्यूज। दैट मीन्स कितना ओरिएंटेशन होगा, 5 ओरिएंटेशन होगा। इसी तरह से हमारे पास है dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², जिसमें dz² की वैल्यू होती है 0। तो सिंपल याद रखने के लिए pz में भी 0 होता है और dz² में भी 0 होता है। बाकी सब में यहां पर +1 -1, और यहां पर आप याद कर सकते हो, ये सीक्वेंस लिखिए पहले आप, dxy फिर yz फिर उल्टा कर दीजिए zx या फिर xz भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, dx² - y²।
तो ये प्लस और -2 होगा, ये भी आपका प्लस और -2, और बाकी दोनों होंगे प्लस और -1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर क्वेश्चन आया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं बताता हूं आपको प्लस क्यों लिखा जाता है इसमें और माइनस क्यों लिखा जाता है। यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, तो जो कंपोनेंट होता है इज इन द सेम डायरेक्शन, दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेट सेम डायरेक्शन में होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट एज दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तब प्लस वैल्यू लिया जाता है। और अगर इसलिए यहां पर देखो मैंने एग्जैक्ट प्लस लिया है, ना ही एग्जैक्ट माइनस लिया, प्लस और -1। ठीक है, तो और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे हम लोग लेंगे माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं विथ लेटर एस या फिर MS। इसको बताया था किसने? गोल्डस्मिथ ने। नाउ इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है। ठीक है, तो दो वे में घूम सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसको हम बोलते हैं कैसा और ऐसा। तो एक कैसा घूमेगा क्लॉकवाइज और एक ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे याद रखने का? अगर इसको ए, सो ये ए हो गया, राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये के हो गया तो क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड एरो आएगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड एरो आएगा। इसकी वैल्यूज होती है क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ अगर आपको एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है तो बहुत सिंपल है, √of s टाइम्स s+1 डॉट h/2π, जो सिमिलर है s जिसमें हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर को यूज किया था, उसमें भी l टाइम्स l+1 था और इसमें आ गया s टाइम्स s+1। फर्क इतना होगा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर में 0 से स्टार्ट होता है तो उसकी वैल्यू हम 0 से पुट कर सकते हैं, वेरएज स्पिन क्वांटम नंबर में हम सिर्फ प्लस साइन ही ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, टोटल स्पिन ऑफ एन एटम, अगर आपको टोटल स्पिन ऑफ एन एटम ढूंढना है तो n टाइम्स हाफ कीजिए, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना होके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कार्बन है 1s2 2s2 2p2, करेक्ट, ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो इट विल बी 2s1 2p3, राइट। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक यहां पर और 3 यहां पर, टोटल 4 हो गए। तो 4 टाइम्स हाफ कीजिए, 2 1 जा 2 जा, तो टोटल स्पिन ऑफ एन एटम कितना होगा? 2। नेक्स्ट आता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √of s टाइम्स s+1 डॉट EH/2πmc, where E is the charge on the electron, H is Planck's constant, mass of electron, C is the velocity of the light। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है जिनका स्पिन सेम है, जैसे कि यहां पे देखो क्लॉकवाइज स्पिन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, दोनों, ठीक है, दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे स्पिन पैरेलल। और अगर ऑपोजिट स्पिन है तो हम उनको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2 टाइम्स समेशन ऑफ s प्लस 1। समेशन ऑफ s का मतलब क्या है? टोटल स्पिन। टोटल स्पिन मतलब स्पिन क्वांटम नंबर पूरा ऐड करने के बाद आपको +1 करना है, टाइम्स विद 2 टाइम्स समेशन ऑफ s फिर +1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जो कि किस में है? ग्राउंड स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो तो आप एक्साइटेड स्टेट क्रिएट कर दोगे, एक्साइटेड स्टेट आ गया।
इस एक्साइटेड स्टेट में देखिए यहां पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए, राइट। अब इसमें मुझे देखना है नंबर ऑफ क्लॉकवाइज स्पिन कितना है, कितने नंबर ऑफ क्लॉकवाइज है। ऊपर की तरफ जो होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। सो 1 2 3 4 5, सो आई हैव 5 क्लॉकवाइज स्पिन, और सिर्फ एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, 2 टाइम्स 5 इंटू प्लस हाफ। वाई प्लस हाफ, क्योंकि क्लॉकवाइज का वैल्यू कितना होता है, क्लॉकवाइज क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, प्लस हाफ। सो इसलिए 5 टाइम्स कर दिया, प्लस 1 इंटू, सिर्फ एक ही है ना एंटी क्लॉकवाइज वाला, 1 इंटू माइनस हाफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू कितना होता है, माइनस हाफ। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +1 कैलकुलेट कीजिए, 5/2 माइनस हाफ हो गया ब्रैकेट के अंदर। सो 2 टाइम्स 4/2 +1। सो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर कार्बन कितनी आ गई, 5। ठीक है, ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आता है, बात करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ये तो पता ही है हमें कि अगर एक ऑर्बिटल है s, तो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आप रख ही नहीं सकते हो, राइट। एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। ये भी पता है हमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन को कैसे रखना है, ऑपोजिट स्पिन। अब means those 2 electrons can have same principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number, but not spin quantum number। क्योंकि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन से रखते हो तो ऑटोमेटिकली एक की वैल्यू आ जाती है +½ और दूसरे की वैल्यू आ जाती है -½ राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने के लिए। जैसे कि यहां पर है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यहां पे गलती से लिख दिया 7 8। सो 1s2 2s2 2p4, राइट। सो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, तो इसको इसमें ही रहने दो, 2p4। अब यहां पे देखिए, अगर मैं कैलकुलेट करूं इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन के कितने क्वांटम नंबर्स हम लिख सकते हैं, 4 क्वांटम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 1s2, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s2 में, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि ये फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। और क्योंकि ये s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में l की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है l पे। एंड एट द सेम टाइम s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 0। फाइन। अब क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो हम इसे लिखेंगे +½ अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम ऑर्बिटल के अंदर ही है ना, तो इसके लिए ये तीनों क्वांटम नंबर तो सेम होंगे, लेकिन उसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं लिखूंगा -½ अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इनके चारों क्वांटम नंबर सेम है क्या, नहीं है। 3 सेम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन चौथा सेम नहीं होगा। ऐसा है कौन सा रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी देखते हैं, चलो। तो यहां पे 2 आ गया, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी 2। अभी भी s ऑर्बिटल ही है, तो l की वैल्यू होगी 0, m की वैल्यू भी 0, एक +½ होगा, एक दूसरा -½ होगा। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 में प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि p ऑर्बिटल है तो 1 लिख दिया एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब हमने पढ़ा था ये px होता है, ये py होता है और pz होता है। इसमें हम प्लस और -1 दे सकते हैं, इसको भी प्लस और -1 और इसको 0, राइट। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे +1, ठीक है, मान लेते हैं कि वो है +1। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे -1, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो। अब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो आ गया आपका +½ -½ सिमिलरली यहां पर भी 2 1 -1 +½ क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज स्पिन।
थर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन पी जेड, तो m की वैल्यू आ गई 0 और आ गया +12। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी चारों क्वांटम नंबर आपको सेम नजर नहीं आएंगे विद इन 1 ऑर्बिटल, जहां पे आप 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हो एक साथ। नेक्स्ट आता है अबव प्रिंसिपल, जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप कैसे? सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट। तो पहले आप किसको फिल करो? प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहले आप किसको फिल करो? जिसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है। ठीक है, एंड व्हेन दिस ऑब्टेन्स मैक्सिमम कोटा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या? जब आपके पास S हो और आपके पास P हो, ठीक है, और आपके पास D हो, लेट्स से, राइट। तो आपने पहले S में भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब S की एनर्जी तो कम होती है एज कंपेयर टू P, एज कंपेयर टू D, राइट। तो पहले बोलता है, अबव प्रिंसिपल बोलता है पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, और जब उसका कोटा खत्म हो जाता है, मतलब क्या, अभी S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस S का कोटा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का है। P का कोटा कितना इलेक्ट्रॉन्स का है? 6 इलेक्ट्रॉन का, तो आप उसको भी भर दीजिए। ठीक है, फिर आप D भरिए। ऐसा नहीं 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, फिर वापस आके S में 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम रूल के हिसाब से जाएंगे, मिनिमम एनर्जी वाले सबशेल को हम पहले भरेंगे और फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी हम उसमें भरेंगे। When this obtains maximum quota of electrons, then the next subshell of higher energy starts filling। ठीक है, अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो क्या हो गया? सबशेल विथ लोअर n+n वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये n+l वैल्यू। ये n+l वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको जो नंबर या फिर वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी वैल्यू ऑफ दैट सबशेल। ठीक है, वैल्यू फिल्स फर्स्ट, तो जिसकी एनर्जी n+l वैल्यू जिसकी कम होगी वो पहले भरेगा, और जिसकी एनर्जी की वैल्यू n+l वैल्यू की ज्यादा होगी वो बाद में भरेगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। अब मुझे बताओ, इसमें हम n+l वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस। ठीक है, 1s के लिए देखते हैं। 1s में n की वैल्यू कितनी होगी और l की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गया, और s के लिए l की वैल्यू होगी 0, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो n+l वैल्यू कैनॉट बी 0, क्योंकि n स्टार्ट ही 1 से होता है, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में भरोगे? 1s में। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हम 2p में भर सकते हैं क्या? देखते हैं 2p में जाएगा या 2s में जाएगा। पहले 2s को कैलकुलेट करते हैं। 2s विल बी इज इक्वल टू 2 प्लस l की वैल्यू 0, राइट, सो इट विल बी 2। और 2p के लिए कैलकुलेट करें तो 2 प्लस l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 1 इज इक्वल टू 3। तो मेरे को बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है? 2p की एनर्जी ज्यादा है और 2s की एनर्जी कम है। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल क्या करना चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन किस में भरना चाहिए? पहले 2s में, उसके बाद 2p में। तो हम कैसे जाएंगे? हम ऐसे जाएंगे, 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p। ठीक है, अब देखते हैं 3s की एनर्जी देखते हैं। ठीक है, 3s का एनर्जी कितना होगा? 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब देखो ध्यान से, यहां पर 3s की वैल्यू भी 0 आई, सॉरी 3s की वैल्यू भी 3 आई, और 2p की वैल्यू भी कितनी आई? 3। जब n+l वैल्यू किसी भी 2 ऑर्बिटल का सेम हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आप कंसीडर कीजिए n की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ 2p की एनर्जी और 3s की एनर्जी दोनों में से किसकी ज्यादा है? 3s की ज्यादा है। क्यों? दोनों का n+l वैल्यू भले ही 3 है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है? 3s का। तो इसलिए 2p के बाद क्या भरेगा? 3s। सो 3s बाद में भरता है और 2p बाद में भरता है, क्योंकि s की एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। सो व्हेनेवर कभी भी आपको
दो ऑर्बिटल्स में n+l वैल्यू की एनर्जी या फिर वैल्यू जो है सेम मिल जाती है, तो लुक फॉर n। फाइन। तो उसी तरह से हम भरेंगे। उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, उसके बाद भरेंगे 4f 5d 6p एंड 7s। सो दैट इज योर अबव प्रिंसिपल। ठीक है, अब नोट करिए, n+l वैल्यू रूल इज ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब क्या? जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मोर देन वन। तो जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही, उन्हीं के लिए ये अबव प्रिंसिपल n+l वैल्यू वैलिड होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि क्या? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दैट इज He+Li2+, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, डिपेंड ऑन n ओनली। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये तो हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन। n+l इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको देखना है सिर्फ n की वैल्यू। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए अगर मैं देखूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इसमें 1s की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 2s एंड 2p। अब हमने कैलकुलेट किया था तो 2p की एनर्जी क्या आई थी? ज्यादा आई थी। ठीक है, इसमें हमें ये देखना ही नहीं है, इसमें हमें क्या देखना है? 2 देखना है। ये 2 दोनों के पास 2 है तो दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तीनों के पास 3 है, तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। दिस इज ओनली फॉर व्हाट? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो 1s की एनर्जी कम होगी, देन 2s इक्वल टू 2p, देन 3s इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। ठीक है, तो अगर मान लिया क्वेश्चन में आ गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन है एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन दैट ऑफ 2p, एनर्जी ऑफ 2p इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 2s इज ग्रेटर देन 2p। दूसरा ऑप्शन आ गया एनर्जी ऑफ 2p ग्रेटर देन 2s। तीसरा आ गया 3s इज ग्रेटर देन 3d, और फोर्थ आ गया 3s इज इक्वल टू 3p। तो इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सेम शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है? Electrons are distributed among the orbital of a subshell in such a way that to give the maximum number of unpaired electrons with parallel spin. Basically क्या बोलता है? Fill the orbitals singly, then pair them. वो तो हमें पता ही है, राइट? तो अगर आपके पास 1s है और फिर 2p है समझो, या फिर 2s है और 2p है, अब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, इसमें तो चलो भर दिया ऐसे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप? ऐसे, जैसा मैंने अभी भरा? नहीं, ऐसे नहीं भरोगे। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग? फर्स्ट सिंगल क्लॉकवाइज एंड देन पेयर देम। दिस इज द राइट वे ऑफ फिलिंग। ठीक है, सो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं। ठीक है, तो 1s2 2s2 तक ठीक है। 2p3 में आप क्या करोगे? पहले यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। तो करेक्ट वे क्या है? पहले सब सिंगल भरोगे और फिर मान लो अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स है फिर उसको आप पेयर करते रहो। ठीक है, अब
और एक रूल है इसी का, बोलते हैं हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल। क्यों? दिस रिजल्ट्स इन, अब यहां पे देखो हाफ फिल्ड है, ठीक है, ये हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, लेस कूलोम्बिक रिपल्शन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी यानी क्या होती है पहले वो बताता हूं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकता है और ये वाला यहां पे आ सकता है, राइट, और या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। इसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जितना ये एक्सचेंज ज्यादा होगा उतना एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। सो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है, तो 2p4 देखिए आप, 1 1 1, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, यहां पे आपको हाफ फील्ड नजर आ रहा है और यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, ठीक है। तो हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड ना होने की वजह से ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू, ये कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन का 2p3। नेक्स्ट लेस कूलोम्बिक रिपल्शन एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज हो सकते हैं अपने पोजीशन, ठीक है। यहां पे एक्सचेंज होगा तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिपल्शन आ सकता है, ठीक है। अगर फुल फिल होगा, फुल फिल क्या होगा, फुल फिल होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो हाफ फिल के वजह से ये स्टेबिलिटी होती है, वैसे कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो फिर तो हमारा मकसद ही पूरा हो गया, ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए थे कोटा ही पूरा हो गया, राइट। तो ये था आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वांटम नंबर्स पे एमसीक्यूज, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन आवर एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट पूछा है, 5th ऑर्बिट। तो अभी अभी हमने क्वांटम नंबर जो पढ़ा था उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था, राइट। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या ढूंढ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। सो द एंगुलर मोमेंटम was given as integral multiple of h by 2 pi where n is the principal quantum number। यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिया है 5, n is equal to 5। तो अब सिंपली पुट करिए यहां पे 5 into h by 2 pi। So you have 2 ones are 2.5 are, so you have 2.5 h by pi, जो कि आपका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल एस, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2। बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स कितने s ऑर्बिटल के लिए वैलिड है। अब हमें पता है हर एक शेल में सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल होता है। फर्स्ट की बात करें तो सिर्फ A1s होता है, सेकंड में 2s होता है, 3 में s होता है, 4 में भी s होता है, 5 में भी s होता है। तो हर एक शेल में सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल होता है। यहां पे क्वांटम नंबर्स दिया हुआ है, भले ही ये दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं बात करता हूं s ऑर्बिटल की तो थर्ड शेल में कितने s ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ एक। तो आपका आंसर होना चाहिए ए। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, इज गिवन बाय, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, गिवन बाय व्हाट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बिकॉज वो बताता है कि p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, px py pz। d का कैसे होगा, d के 5 होंगे, dxy dyz dzx dy square, sorry, dx square minus y square and dz square, correct। Which of the following is not permissible,
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। तो आपको क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, उसमें से कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल नहीं होगा, ठीक है, वो ढूंढना है। तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, इफ n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 2 हो सकता है, n-1, ओके। इफ l इज इक्वल टू 2 देन m इज इक्वल टू -2 हो सकता है, बिकॉज m की वैल्यू रेंज करती है -2 से +2, बरोबर। एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी -2, -12, बिकॉज स्पिन क्वांटम नंबर दो ही होते हैं, एक +12 और एक -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 3 क्वांटम नंबर ही देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा परमिसिबल है, कौन सा नहीं परमिसिबल है। इफ n इज इक्वल टू 4 देन l कैन बी 0, यस, बिकॉज l की वैल्यू रेंज करती है 0 to n-1। सो 0 to n-1, 0, 1, 2 एंड 3 इसमें आ सकता है, फाइन। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो ये भी परमिसिबल है, ये भी परमिसिबल है। इफ n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, यस, बिकॉज n-5 सॉरी 5-1 इज 4, तो l की वैल्यू हो सकती है 4, 3, 2, 1, 0, करेक्ट। इफ l इज इक्वल टू 0 देन m की वैल्यू भी 0 हो सकती है, l इज इक्वल टू 3 तो m इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो ये भी परमिसिबल है। तो लगता है ये नॉट परमिसिबल है। तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, क्या m इज इक्वल टू -3 हो सकता है जब l इज इक्वल टू 2 होगा? नहीं, क्योंकि l इज इक्वल टू 2 होगा तो -2, -1, 0, +1, +2 यही वैल्यूज आ सकती है m की, करेक्ट। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट, maximum number of electrons in a subshell of an atom is determined by maximum number of electrons किसमें? इन ए सबशेल। सबशेल बोले तो कौन सा? S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, इनमें is determined by which of the following options। तो हमने ऑलरेडी क्वांटम नंबर में फॉर्मूला दिया हुआ था, 2 times 2l + 1, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं कि यही सही है या नहीं। 0 पुट करते हैं पहले, इज इक्वल टू 2 times 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। नेक्स्ट इंस्टेंस पे 1 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 2 × 2 times 1 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 2 = 6, करेक्ट। फिर 2 पुट करके देखते हैं, 2 × 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 2 = 4 + 1 5 2 = 10, करेक्ट। सो 2 × 3 पुट करके देखते हैं अभी, +1 इज इक्वल टू 2 3 = 6 + 7 7 2 = 14, करेक्ट। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं? S में आते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं? P में आते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं? D में आते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं? F में आते हैं। तो हमारा आंसर है बी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ओके, विच ऑफ द सेट्स अबव सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप क्या करो, कमेंट करो, ठीक, इसका आंसर, क्योंकि हमने ऐसा किया हुआ, राइट। Total number of atomic orbitals in the 4th energy level of an atom। Total number of atomic orbitals बोले तो फोर्थ शेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं? ठीक है, मुझे पता है फोर्थ, आपको भी पता है, फोर्थ शेल में S आता है, P भी आता है, D भी आता है और F भी आता है, करेक्ट। अगर S, P, D, F सारे आते हैं, S के कितने ऑर्बिटल आते हैं? 1। P के कितने ऑर्बिटल आते हैं? 3। D के कितने ऑर्बिटल आते हैं? 1 2 3 4 5। F के कितने ऑर्बिटल आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
ऐड कर दीजिए 1 3 5 7 7 + 5 12 12 + 3 15 + 1 16। आंसर है आपका सी 16। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ electrons in atomic orbital in fourth energy level of an atom we can accommodate तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? हर एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हो, राइट, मैक्सिमम। तो सिंपली क्या करो, 16 × 2 कितना होता है? 32। आंसर क्या आएगा आपका? 32 आएगा, राइट। Maximum number of electrons in a subshell with L = 3 and N = 4 is, ठीक है। तो बात कर रहे हैं फोर्थ शेल की। तो फोर्थ शेल हो गया, N = 4 से 4 आ गया, L = 3। जब L = 3 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? चलो देखते हैं। 0 होता है तो S आता है, 1 होता है तो P होता है, 2 होता है तो D होता है, और 3 होता है तो F होता है। और F के अंदर दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट 4F में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 4F ऑर्बिटल में 7 कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, राइट। 3 4 5 6 7, तो हर एक में 2 आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7 × 2 = 14। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स are valid for these quantum numbers L = 3 and N = 4. If N = 6, the correct sequence of filling of electrons will be, correct sequence क्या होगा? ठीक है, तो हमने above प्रिंसिपल पढ़ा है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f, ठीक है। तो ऐसे भरेगा, पहले 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 5 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? अभी यहां पे F तलक दिया हुआ, राइट, F तलक, ठीक है। ऑप्शन सारा नहीं देखना है आपको, ठीक है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। कहां तक ऑप्शन दिया हुआ है? F ऑर्बिटल तक ऑप्शन दिया है। तो आपका F ऑर्बिटल कहां पे शुरू होता है? यहां पे शुरू होता है, ठीक है। अब देख लो, यहां पे शुरू होता है, तो यहां पे N-2 की बात हो रही है, N-2F, सब जगह N-2F, बरोबर। तो हमें अगर ये N-2 है तो ये क्या होना चाहिए? 6s होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि यहां पे N = क्या दिया हुआ है? 6, राइट। तो इसलिए हमने 4F सेलेक्ट कर दिया। तो अभी देखो 6s कहां पर है? ये रहा 6s, ठीक है। 6s के बाद क्या भरा जा रहा है? 4F। तो बेसिकली ns के बाद N-2F भरा जा रहा है, करेक्ट। उसके बाद क्या भरा जा रहा है? 5d, इसका मतलब N-1 6 - 1 5d, करेक्ट, वो भरा जा रहा है। उसके बाद क्या भरा जा रहा है? 6p यानी n की जो वैल्यू होगी वही p की भी वैल्यू होगी, दैट इज np। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है? ns के बाद N-2, उसके बाद np, ये नहीं आएगा। ns के बाद N-1d, ये भी नहीं आएगा। ns के बाद N-2F, करेक्ट, N-1d, उसके बाद np। सो हमारा ऑप्शन है बी, करेक्ट। तो अब प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन था। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर? रुबिडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, Z = 37, वेरी लकी। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4s2 तक हमेशा 20 इलेक्ट्रॉन्स। 3d10, ठीक है, 3d के बाद क्या बढ़ता? 4p
4p6 5s1। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आप अब वो प्रिंसिपल बना सकते हो। 4s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। तो जो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस में जा रहा है? 5s1 में जा रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ उसको ही सेलेक्ट करना है। चलो उसको सेलेक्ट कर लिया, 5s1। ठीक है, अब ये 5 क्या बोलता है? 5 इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s ऑर्बिटल है, इसका मतलब l इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू भी कितना होगा? 0 ही होगा, बिकॉज s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, एक ही इलेक्ट्रॉन। अब पहला इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है? ऐसा ही भरा जाता है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, करेक्ट। तो s इज इक्वल टू कितना होगा? +½ अब सारे में +½ ही दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉट ए प्रॉब्लम। तो हमें देखना है 500 किधर है? 500 ए में है, आंसर ए। What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum number? n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to 0। कितने ऑर्बिटल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो n is equal to 3, n is equal to 3, दैट मीन्स 3 लिख दिया, 3। l is equal to 1, जब l is equal to 1 तो 3p क्या होगा? p हो जाएगा, p ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अब 0, m is equal to 0 दिया हुआ है। अगर आपको याद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने आपको बताया था कि, और उस पर स्टार मार्क भी कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। तो आ गया क्वेश्चन। ये होता है आपका px, ये होता है आपका py, और ये होता है आपका pz। प्लस और माइनस का मैंने आपको रीजन दिया था कि एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट होता है विच इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग प्लस लिखते हैं, करेक्ट। और ऑपोजिट में होगा तो हम लोग माइनस लिखते हैं। एनीवेज, तो ये भी प्लस और -1, और ये होता है 0। ठीक है, अब m इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट px और py। किसकी बात कर रहा है? pz की बात कर रहा है। तो 3 में से सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए? सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद दिस, ठीक है, इज ओनली 1। ओके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से इफ m इज इक्वल टू, इफ नॉट इक्वल टू 0, अगर इधर होता प्लस और -1, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 2। क्यों? क्योंकि px को भी प्लस और -1 है और py को भी प्लस और -1 है। चलो प्लस और -1 दोनों ना होके सिर्फ और सिर्फ +1 होता तो आप क्या करते? +1 कैन बी असाइन टू ईदर ऑफ दिस ओनली। इफ 1 इज +1, अदर हैज टू बी -1। ठीक है, तो हमारा आंसर तभी भी क्या होता? 1 ही होता। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ d electrons in Fe2+ is not equal to the number of electrons in which one of the following? ठीक है, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिर्फ Fe का कॉन्फ़िगरेशन है, Fe2+ का नहीं, ठीक है, क्योंकि Fe2+ का बाद में बनाएंगे, पहले Fe का तो बना लेते हैं, राइट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, दिस इज Fe का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है Fe2 का कॉन्फ़िगरेशन। Fe2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, बना ही लेते हैं, चलो बहुत टाइम है अपने पास। 2p6 3s2 3p6 4s0, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d6 बचेगा, करेक्ट। अब पूछा है कि Fe2+ में जो d इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं Fe2+ में? d इलेक्ट्रॉन 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन, इनमें से विच इलेक्ट्रॉन
तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल, बरोबर, नॉट इक्वल। तो ऑप्शन में दिया है डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe। क्या Fe2 के 6 डी इलेक्ट्रॉन Fe के डी इलेक्ट्रॉन से मैच करते हैं? करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। जो मैच नहीं करता वो हमारा आंसर है। p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, चलो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। नियॉन इज 10, 1s2 2s2 2p6 बना लिया, ठीक है। p इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन में p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। ये भी मैच हो गया क्योंकि Fe2 प्लस में भी d इलेक्ट्रॉन 6 हैं और यहां पर भी p इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ये नंबर मैच होने चाहिए, ठीक है। s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया 12। s इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। सिर्फ यही नहीं काउंट करना है आपको, ये भी काउंट करना है क्योंकि यहां पर भी s इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 2 2 6 हो गए, फिर से मैच हो गया, नो प्रॉब्लम। और एक ऑप्शन बचा हुआ है p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, करेक्ट। सो p इलेक्ट्रॉन, इसमें p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 6 11, एक और एक 11, बराबर। यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, मैच नहीं करता है। यही क्वेश्चन पूछा है, मैच नहीं करने वाला बताओ। आंसर डी। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2 प्लस, अभी किया यार, 6, करेक्ट। विच सेट इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, ये भी अभी किया था, तो इसको हम 4f ऑर्बिटल लिखेंगे, 4f। ओके, n इज इक्वल टू कितना होता है 4f के लिए? 4। l इज इक्वल टू कितना होता है? ओके, 0 1 2 3 s p d f। दिस इज हाउ आई रिमेंबर कि l का वैल्यू ये होगा तो कौन सा ऑर्बिटल में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा पास आंसर आया l इज इक्वल टू व्हाट? 3। चलो इधर ये भी नहीं किया तो हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं ना। एनीवेज, नेक्स्ट m इज इक्वल टू कितना आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। अभी 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तो नहीं दिया हुआ है ना, सो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू या तो +12 और -12, ठीक है, दोनों में से कौन सा भी चलेगा। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू कितना? 4। तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया पहले ही क्योंकि n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया हुआ। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 4, ओके करेक्ट है। l इज इक्वल टू 3, ये कैसे करेक्ट है? क्योंकि l इज इक्वल टू 3, ये भी डिस्कार्ड हो गया। ओके, n इज इक्वल टू 4 करेक्ट है, l इज इक्वल टू 3 ये भी करेक्ट है, m इज इक्वल टू +1 है, यस करेक्ट है, m इज इक्वल टू +12 ये भी करेक्ट है क्योंकि दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं, राइट। ओके, मतलब ये करेक्ट है हमारा आंसर, ठीक है। चलो देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि डी में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। गड़बड़ होनी चाहिए। n इज इक्वल टू 4, ओके, l इज इक्वल टू 3, ओके, m इज इक्वल टू +4, यही गड़बड़ है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन है सी। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, बार बार डी आ रहा है क्योंकि 2 क्वेश्चन कंटिन्यूस आ गया, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद azimuthal quantum नंबर l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2 इन ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम इज रेस्पेक्टिवली। चलो इसका आंसर भी आप क्या करो, कमेंट करो, ठीक है, इंतजार रहेगा। नेक्स्ट 29, in a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers will have same energy in absence of magnetic field? ठीक है, क्या बात कर रहा है? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ड, सेम एनर्जी। क्वांटम नंबर्स दिए हैं और बोला है कि इन क्वांटम नंबर्स में से किनके कौन से ऑप्शन है जिनकी सेम एनर्जी होने की चांस है।
चांस क्या वो है, ठीक है। तो सेम एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, n+l की वैल्यू कैलकुलेट करो। मतलब किसको नहीं देखना है, m को नहीं देखना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में n+l आया 1, सेकेंड ऑप्शन में n+ आया 2, थर्ड ऑप्शन में आया n+l 3, फोर्थ ऑप्शन में आया n+3 3+2 5, फिफ्थ ऑप्शन में आया 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में एनर्जी सेम है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस, डी, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू व्हाट एटम, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यस। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यहाँ पर ऑप्शन में सब एनर्जी दी हुई है। तो जब एनर्जी बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, एनर्जी डिपेंड सिर्फ किस पे होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, यानी कि n पे डिपेंड होती है, l पे नहीं, ठीक है। तो ये पूरे ऑप्शन में 3s और 3p के बारे में बात करें। 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p। हाउ कैन इट दैट पॉसिबल, क्योंकि 3 और 3 दोनों s और p 3 में ही हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3p ऑर्बिटल इज लोअर देन, नो। 3s and 3p orbital are of lower energy than 3d, no. 3s and 3p orbitals all have same energy, yes, because they have same quantum number and our system is single electron. So if it is a single electron, all have same energy. Which of the following sets of quantum numbers represent the highest energy of an atom? Highest energy of an atom, okay, that means मुझे ये देखना ही नहीं है, मुझे n+n की वैल्यू ढूंढनी है, n+l की वैल्यू। पहले ऑप्शन में 3+1 4, सेकेंड ऑप्शन में 3+2 5, थर्ड ऑप्शन में n+l 4, फोर्थ ऑप्शन में 3+0 दैट इज 3। तो क्या पूछा, हाईएस्ट पूछा है, लोवेस्ट नहीं पूछा, हाईएस्ट, ओके। तो हाईएस्ट इज बी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n and l, ओके, दिया हुआ है। कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी s। ये भी मैं होमवर्क दे सकता था, बट चलो 2 दे दिया, 2 काफी है फिलहाल, वो 2 ट्राई करिए आप। और अगर किसी में रीजनिंग आता है तो आप रीजनिंग भी बताइए उधर कि ये आंसर आया है और इसका रीजन ये है, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे कर लेते हैं। पहले लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, n+l कितना आ गया, 5। यहां पे n+l कितना आ गया, 4। यहां पे n+l कितना आ गया, 5। यहां पे n+l कितना आ गया, 4। मैथ्स में कमजोर, आंखें खराब, हो सकता है, कुछ भी वजह हो सकती है। ओके, एनीवेज 3+1 4 कैन बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी में रखना है। इंक्रीजिंग एनर्जी में कैसे रखेंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन में 5 5 आ गए हैं और 2 ऑप्शन में 4 4 आ गए हैं, ठीक है। तो जब एनर्जी सेम हो जाती है, n+l की वैल्यू सेम हो जाती है, तो हमें किसे देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है हमारा n, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि हम पहले इंक्रीजिंग एनर्जी रखते हैं, राइट। तो पहले वो इंक्रीजिंग एनर्जी में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू 4 है, सेकेंड ऑप्शन में n की वैल्यू 3 है। क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम आई है तो हम फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि n इज 4 और यहाँ पे 3 बड़ा है ना n। तो हम लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 का नंबर इन दोनों से पहले आएगा, राइट, क्योंकि 5 है। नेक्स्ट इधर आते हैं, यहां पर n इज इक्वल टू 4 है और यहां पर n इज इक्वल टू 3 है, तो पहले ऑप्शन आएगा आपका 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 4, तो देन इट विल बी 2 एंड देन इट विल बी 1। ओ
then it will be 4. 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 greater than 3 greater than 2 greater than 4, ऑप्शन बी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।